घुटनों पे आया पाकिस्तान सीज फायर के बाद अचानक ऐसे क्यों चल रहा है जैसे कोई चला हुआ पटाखा जिसमें थोड़ा सा बारूद बच जाता है तो वो धुआं करता है, थोड़ा थोड़ा उससे चिंगारियां निकलती हैं। ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? ये पावर उसको कहाँ से मिली? ये पूरे सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी, इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्यों तिलमिला रहा है, पाकिस्तान को अचानक पावर कहां से मिली थी, क्या थी इनसाइड स्टोरी, हम बताते हैं आपको। आधी रात को जिस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैमरे के सामने अपनी फ़ौज की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, ठीक उसी समय पाक आर्मी बॉर्डर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर चुकी थी। एक के बाद एक कई शहरों में उसके द्वारा किए गए ड्रोन अटैक नाकाम किए गए। यह पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की हरकत पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। इससे पहले शाम होते होते पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका था। सवाल यह है कि अचानक पाकिस्तान आर्मी को यह ताकत कहां से मिली? फुस्सी बम ने क्यों छोड़े चिंगारे? जिस चीनी माल के दम पर पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने चला था, यह नई ताकत भी उसे वहीं से मिली। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रात में कह दिया कि उनका देश अपने सदाबहार मित्र पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पाक के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फ़ोन पर बातचीत में चीनी विदेश मंत्री ने यह बात कही। बस यही बात पता चलते ही पाकिस्तान को यह भ्रम हो गया कि अब वह भारत के सामने 20 है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका की पहल पर भारत और पाकिस्तान तुरंत पूर्ण सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लिए चीन के कथित सपोर्ट की खबर आई तो दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास चीन से एक फ़ोन आया। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने डोभाल से बातचीत की। हालांकि भारत की तरफ से इस बातचीत के बारे में सुबह तक कुछ नहीं कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने साफ कहा कि युद्ध भारत की चॉइस नहीं थी और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। जिस समय डोभाल और वांग के बीच बातचीत हो रही थी, उससे कुछ देर पहले ही पाकिस्तान की तरफ से भारतीय एयर स्पेस में ड्रोन दिखने शुरू हो चुके थे। इसके बाद एनएसए डोभाल के हवाले से चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वांग यी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व पर बल दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग यी ने राष्ट्रीय सलाहकार डोभाल जी से कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के पड़ोसी हैं और क्षेत्र में शांति को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से मतभेदों को हल कराने का आग्रह भी किया। वांग ने कहा कि चीन भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने रात भर कोई हरकत नहीं की। हालांकि भारतीय फौज लगातार नज़र रखे हुए है। सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट पहले से ही मिली हुई है। साफ है, जिस चीन के दम पर पाकिस्तानी आर्मी उछलने लगी थी, एक फ़ोन से ही उसकी हवा निकल गई। भारत ने 7 मई को एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर तहस नहस किया गया था। जवाब में पाकिस्तान ने बार बार भारतीयों के सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका और नष्ट भी कर दिया। सीज फायर के पीछे की कहानी यह है कि 4 दिन तक चले टकराव में भारत के बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान में जहां तक भारत ने चाहा वहां तक सटीक कार्रवाई की।
और साथ ही पाकिस्तान के हर अटैक को विफल किया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अपने अमरीकी आका के पास गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे भारत से बचा लो। आपको मालूम ही है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाए रखना चाहता है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के लोगों ने सीज फायर के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। साथ ही इसमें सऊदी अरब की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। दरअसल भारतीय सेना ने मार मार कर पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। अब पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया कि अगर जंग और चली तो उसके पास परमाणु बम के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिसके बाद पाकिस्तान का जो हशर होगा उसकी कल्पना करके ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात को अच्छी तरह समझ आ गई है कि अब भारत सिर्फ निंदा करने वाला भारत नहीं है। वो पाकिस्तान के परमाणु हमले के दुस्साहस के बाद परिणाम स्वरूप ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इसी डर से पाकिस्तान ने अमेरिका की मिन्नतें की कि वो भारत को सीज फायर के लिए मनाए। अमेरिका ने अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने टॉप अधिकारी, जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री और अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विलियम्स शामिल थे, भारत को सीज फायर के लिए मनाने के लिए कोशिशें करने लगे। इसके बाद जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुक्रवार दोपहर 12 बजे बात की। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बताया कि व्हाइट हाउस का मानना है कि लंबे संघर्ष अगर जारी रहा तो नाटकीय रूप से तनाव बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। वेंस ने नरेंद्र मोदी से कहा कि वे भारत को पाकिस्तान से सीधे बातचीत करने की अनुमति दें और तनाव कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार करें। इस कॉल के बाद रूबियो सहित विदेश विभाग के अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान में अपने समकक्षों के साथ रात भर फोन पर बातचीत की। हालांकि ट्रंप प्रशासन समझौते का मसौदा तैयार करने में शामिल नहीं था। उनकी भूमिका मुख्य रूप से दोनों पक्षों को बातचीत के लिए साथ लाने तक ही सीमित थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत शुरू की। अब आपको बता दें कि कौन होते हैं ये डीजीएमओ ऑफिसर, उनका काम क्या होता है, युद्ध जैसी स्थिति बनने पर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। डीजीएमओ मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी कि महानिदेशक सैन्य अभियोजन। भारतीय सेना में यह एक उच्च पद होता है जो सभी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी संभालता है। इस समय भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल श्री राजीव गई है। बताया जाता है कि बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से लेकर युद्ध क्षेत्र में चल रहे सभी अभियानों की कामना और दिशा निर्देश इन्हीं के हाथों में होते हैं। किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में डीजीएमओ ही वो अधिकारी होते हैं जो सबसे पहले जंग की रणनीति तय करते हैं। बताया जाता है कि डीजीएमओ का काम सिर्फ जमीनी सतर्क की कमान तक सीमित नहीं होता। डीजीएमओ आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा प्रबंधन और शांति स्थापना जैसे मिशनों के लिए रणनीति भी बनाते हैं। डीजीएमओ सेना की तीनों शाखाएं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ आपसी समन्वय के साथ काम करते हैं। वे सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र के बीच भी एक पुल का कार्य करते हैं। डीजीएमओ के पास सारी सैन्य और खुफिया जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। इन सूचनाओं के आधार पर ही वे योजना बनाते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। इसके लिए उन्हें रॉ, आईबी और एनआईए जैसी एजेंसियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। इसके अलावा पीएमओ और डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों को भी समय समय पर उनकी रिपोर्ट दी जाती है। हमारी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल रैंक का एक सीनियर अफसर होता है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल को भी डीजीएमओ बनाया जाता है। पाकिस्तान का डीजीएमओ सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग करता है और सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। इसका काम भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों को संभालना होता है। इनकी पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी से ट्रेनिंग जरूरी है।
पाकिस्तान के डीजीएमओ का चुनाव भी सेना प्रमुख और जनरल हेडक्वार्टर मिलकर चुनते हैं। अब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत के बाद ही जो पिछले दिनों से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उस पर शनिवार शाम करीब 5 बजे सीज फायर होने से गोलीबारी पर एक बार ब्रेक सा लग गया था। आप अब सोचते होंगे कि हमने जंग जैसी स्थिति क्यों कही। आपको बता दें कि जंग के कई चरण होते हैं। भारत और पाकिस्तान जंग के पहले चरण में भी नहीं पहुंचे थे कि सीज फायर हो गया। अभी तक भारतीय बॉर्डर को हमारी बीएसएफ ने ही संभाल रखा था। आर्मी अब तक बॉर्डर पर नहीं लड़ रही थी। आर्मी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रही थी, जो कि एक सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरी तरफ भारत ने कहा है कि भारत के खिलाफ की गई कोई भी आतंकी घटना को भारत युद्ध ही समझेगा। इसी बीच भारतीय सेना ने भी कहा है कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए हमें पैनिक नहीं होना है। हमें अपनी सेना और नेतृत्व के हर फैसले का सम्मान करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि हमारे देश की सेना और नेतृत्व कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत के सम्मान को तनिक भी आ जाए। जंग से कभी भी किसी का कोई फायदा नहीं होता है। जंग सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है। हमारे वीर सैनिक जो हमें बचाने के लिए देश पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके लिए हमें गर्व होता है, गर्व होना भी चाहिए। परंतु उनके परिवार पर क्या बीतती है, ये सिर्फ और सिर्फ वो ही जानते हैं। हमारी सरकार अच्छी तरह जानती है कि चीन समेत कई देश जो नहीं चाहते कि भारत इंडस्ट्रियल हब बने, इसलिए वह यूक्रेन फिलीपींस युद्ध की तर्ज पर कंगले पाक को खुले हथियार देकर ऑपरेशन सिंदूर को लंबे युद्ध में बदलना चाहते थे। बर्बाद पाक ज़्यादा बर्बाद हो जाता, लेकिन तरक्की की उड़ान पर रहा मेरा भारत दशकों पीछे चला जाता। इसलिए भाई, सीज फायर का स्वागत करना चाहिए। हम मानते हैं कि हर मसले का हल जंग नहीं होता, परंतु कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंग से ही हल होते हैं। फिर भी हमें अपनी तरफ से शांति के प्रयास करने नहीं छोड़ने चाहिए। इसीलिए विपक्ष द्वारा मचाए जा रहे हल्ले के बारे में हम अपने आराध्या भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा यज्ञ सैनी द्रौपदी को कहे गए शब्दों के माध्यम से बताने की चेष्टा करते हैं। हुआ यूं कि जब श्री कृष्ण अंतिम कोशिश के रूप में शांति संधि के लिए हसनापुर जा रहे थे, तो यज्ञ सैनी द्रौपदी ने बड़ी ही व्याकुलता से भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि केशव, तो अब युद्ध नहीं होगा? तो मधुसूदन श्री कृष्ण ने उस समय यज्ञ सैनी द्रौपदी जी से कहा था कि तुम मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर विश्वास रखो, वो मेरी हर कोशिश को नाकाम कर देगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शांति के प्रयासों को हमारे दुश्मन नाकाम नहीं करेंगे। जय हिंद।